हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 11th का पहला टॉपिक लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम तीसरे भाग में सीखने वाले हैं लेखांकन के पारिभाषिक शब्द। लेखांकन के पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं, उनका लेखांकन करते समय प्रयोग कैसे किया जाता है, उनका क्या अर्थ होता है। आइए विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पारिभाषिक शब्दों में सबसे पहले लेते हैं परिसंपत्तियां अर्थात एसेट्स। व्यापार में विद्यमान मूर्त या अमूर्त अधिकार जिनका व्यापार के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो, परिसंपत्ति कहलाता है। अर्थात वे सभी अधिकार जो या तो मूर्त होते हैं या अमूर्त होते हैं, अर्थात जिन अधिकारों को हम या तो देख सकते हैं या जिन हमें नहीं देख सकते, वे सभी अधिकार जिनका एक मूल्य होता है, जिन्हें एक रकम खर्च करके प्राप्त किया जाता है, वे सभी अधिकार स्वामी के लिए संपत्ति होती है। इन संपत्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्थायी संपत्ति अर्थात फिक्स्ड एसेट्स। वे परिसंपत्तियां जिनका दीर्घकाल तक व्यापार में उपयोग होता है तथा जिनका उपयोग लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। अर्थात वे सभी अधिकार जिनका लाभ स्वामी को 2 या 2 से अधिक वर्षों तक मिलता रहता है, वे स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। और स्थायी संपत्तियों से सदैव स्वामी के लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, ये सारी संपत्तियां होती हैं और इन संपत्तियों से स्वामी द्वारा अपने लाभों की क्षमता में वृद्धि की जाती है। इन्हें हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं। अगला है चालू संपत्तियां करंट एसेट्स। वे परिसंपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि के लिए रखा जाता है तथा जो सामान्यतया एक लेखांकन अवधि में नकद में परिवर्तित हो जाती है, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संपत्तियां जो एक लेखांकन अवधि अर्थात 12 माह, उन 12 माह के भीतर या 12 माह में नकद में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार जिनका लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, उन्हें हम चालू संपत्तियां कहते हैं, जिसमें रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार और स्टॉक को शामिल किया जाता है। ये सारी की सारी चालू संपत्तियां हैं जिनका लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त होता है और 1 वर्ष के भीतर हम इसे नकद में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला आता है देयताएं अर्थात दायित्व लाइबिलिटी। वे देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान बाह्य पक्षकारों को किसी समय करना होता है, देयताएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी उधारियां स्वामी द्वारा, ऐसी उधारियां जिनका भुगतान बाह्य पक्षकारों को एक निश्चित समय में करना होता है, उन उधारियों को हम देयताएं कहते हैं। और ये देयताएं या दायित्व 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है दीर्घकालीन देयताएं या दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है। अर्थात ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 या 1 से अधिक वर्षों की अवधि के पश्चात किया जाता है, उन दायित्वों को हम दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं, जिनमें पूंजी, बैंक ऋण और ऋण पत्र आदि को शामिल किया जाता है। यहाँ पर पूंजी सबसे अति दीर्घकालीन दायित्व होता है, क्योंकि पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होता है। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे पृथक अवधारणाएं व्यापार की। उसमें एक अवधारणा होती है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसका अर्थ है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। स्वामी जो भी धनराशि व्यापार में लगाता है, वह व्यापार के लिए दायित्व होता है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग होता है। इसी वजह से दोनों का व्यापार का खाता भी अलग से खुलता है। जितने भी व्यवहार होते हैं व्यापार के स्वयं के नाम से होते हैं, स्वामी के नाम से नहीं किया जाता। इसी कारण पूंजी को भी दायित्व माना जाता है और यह अति दीर्घकालीन होता है, क्योंकि जब तक व्यापार चलता रहता है तब तक यह दायित्व विद्यमान रहता है। जब व्यापार अस्तित्व में समाप्त हो जाता है, अस्तित्व से ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पूंजी वापस प्राप्त होती है, यानी कि वह दायित्व उस समय समाप्त होता है। इसके अलावा बैंक ऋण है, तो बैंक से जो ऋण लिया जाता है वह भी एक निश्चित अवधि के पश्चात लौटाना पड़ता है। और ऋण पत्र से आशय है कि किसी भी इकाई या कंपनी द्वारा यदि जनता से ऋण लिया जाता है तो उन्हें एक लिखित प्रमाण के रूप में जो प्रपत्र दिया जाता है ऋण के
सबूत के रूप में, उन्हें हम ऋण पत्र कहते हैं, और यह भी एक दायित्व होता है, दीर्घकालीन अवधि के पश्चात उन्हें भुगतान वापस करना होता है। अगला आता है अल्पकालीन देयताएं या दायित्व, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वे देयताएं जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, अर्थात ऐसे उधारियां जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर ही करना होता है, उन्हें हम अल्पकालीन दायित्व कहते हैं, जिसमें लेनदार होता है या बकाया खर्च होता है, अर्थात कोई खर्च पिछले वर्ष बकाया था, उसका इस वर्ष में या इसी वर्ष के दौरान जो भी खर्चा बकाया है, जिनका हम इसी वर्ष के भीतर ही भुगतान कर देते हैं, ये सारे के सारे खर्चे दायित्व अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओडी का अर्थ है बैंक ओवरड्राफ्ट। हम यदि बैंक से अधिक धनराशि निकाल लेते हैं, तो जो ऋणात्मक शेष हो जाता है, जो एक बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है, तो वो ऋणात्मक शेष भी हमारे लिए दायित्व होता है, जिसे हमें एक निश्चित अवधि में वापस लौटाना होता है। अगला आता है पूंजी, कैपिटल। स्वामी द्वारा व्यवसाय में विनियोजन किए गए धन को पूंजी कहते हैं। एक स्वामी द्वारा व्यापार में जो भी धनराशि लगाई जाती है, उस लगाई गई धनराशि को हम पूंजी कहते हैं। यह व्यवसाय के लिए दायित्व होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर व्यापार के लिए यह दायित्व होता है। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी में वृद्धि होती है, क्योंकि जो भी लाभ होगा स्वामी के पूंजी में जुड़ जाता है, जिससे पूंजी में वृद्धि हो जाती है, और यदि हानि होती है तो पूंजी में कमी हो जाती है। अगला आता है खर्च, एक्सपेंसेज। वह धनराशि जो व्यवसाय में माल के उत्पादन या माल की बिक्री पर सेवाओं के बदले दी जाती है, खर्च कहलाती है। अर्थात यदि निर्मित संस्था है तो वहाँ पर उत्पादन कार्य करने के लिए, या फिर जो निर्मित माल ला करके बेचते हैं, ऐसी संस्थाओं में माल को बेचने के लिए जो खर्च किया जाता है, जो सेवाओं के बदले में जो व्यय किया जाता है, उन राशि को हम खर्च कहते हैं। अर्थात इन खर्चों के बिना न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही वस्तु का विक्रय किया जा सकता है। इन खर्च में हम वेतन, गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, कमीशन आदि को शामिल करते हैं। वेतन हमारे व्यवसाय में कर्मचारी को दिया जाता है, जिनके बिना व्यापार संचालित नहीं किया जा सकता या काफ़ी मुश्किल हो सकता है। गाड़ी भाड़ा है, मजदूरी है, जिनके बिना हम न तो कच्चा माल ला सकते हैं, न निर्मित माल ला सकते हैं। और कमीशन, जब कमीशन देने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें कमीशन का भी व्यय करना हो सकता है। तो यह हमारे व्यापार के लिए खर्च होता है, जो लेखांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आता है आगम या आय, इनकम या रेवेन्यू। वह धनराशि जो व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। यदि जो संस्था निर्मित वस्तु बेचती है, तो उन वस्तुओं की बिक्री के बदले में या प्रतिफल के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, या जिन संस्थाओं द्वारा कोई सेवाएं दी जाती हैं, तो उन सेवाओं के बदले प्रतिफल के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, उसे हम आय कहते हैं। जैसे कि वेतन, कमीशन, किराया या लाभांश। तो यहाँ पर जो भी दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, कमीशन है, किराया है, इन सब के बदले में कोई सेवाएं दी जाती है, और उन सेवाओं के प्रतिफल के रूप में जो रकम प्राप्त की जाती है, उसे हम आय कहते हैं। अगला आता है व्यय, एक्सपेंडिचर। व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत व्यय कहलाती है। अर्थात व्यापार में स्वामी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और लाभ कमाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी लागत आती है, वे सारी लागत, जो भी खर्चे हैं, वे सभी व्यय कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि जो भी खर्चा किया जाता है, उन खर्चों का कुछ खर्चों का लाभ तो 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, तो कुछ खर्चों का लाभ 2 या 2 से अधिक वर्षों तक मिलता रहता है। इसी आधार पर इन खर्चों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पूंजीगत व्यय। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि व्यापार में स्वामी द्वारा जो भी खर्च किया जाता है, तो उनके बदले में उन्हें कोई ना कोई अधिकार प्राप्त होता है, जो उनके लिए संपत्ति का रूप लेते हैं। तो यहाँ पहला आता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में यदि व्यय की गई राशि का लाभ 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक मिलता रहता है, तो वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। अर्थात स्वामी द्वारा जो भी राशि व्यय की गई है, जिसके बदले में उन्हें कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, और उन अधिकारों का लाभ स्वामी को 2 या 2 से अधिक वर्ष या 1 से भी अधिक वर्ष तक मिलता है, तो वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। और इसी पूंजीगत व्यय से स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे भवन, मशीन या फर्नीचर। अगला आता है आयगत व्यय।
यदि किसी खर्चे या व्यय का लाभ एक लेखांकन वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है तो वह आयगत व्यय कहलाता है। अर्थात जो भी खर्च किया जाए और उस खर्च का जो अधिकार है वो अधिकार का लाभ यदि एक वर्ष के भीतर ही मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह आयगत व्यय कहलाता है, जैसे कि किराया, वेतन, कमीशन या मजदूरी। अगला आता है देनदार, डेटर्स। वे सभी व्यक्ति, फर्म या पक्षकार जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे सभी पक्षकार जिनसे व्यवसाय को पैसा लेना होता है या पैसा लेना बकाया है, तो वे सभी पक्षकार व्यापार के लिए देनदार कहलाते हैं। और ये सभी देनदार व्यापार के लिए संपत्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के पास में एक अधिकार प्राप्त हो चुका है कि वो इन पक्षकारों से एक नकद राशि एक निश्चित समय में प्राप्त करेगा। अगला आता है लेनदार, क्रेडिटर्स। वे सभी पक्षकार, फर्म या व्यक्ति जिनको व्यवसाय द्वारा भुगतान किया जाना है। अर्थात वे सभी पक्षकार जिनको व्यवसाय की ओर से भुगतान करना है या करना बकाया है, तो उन्हें हम दायित्व कहते हैं या लेनदार कहते हैं। ये सब दायित्व की श्रेणी में आते हैं, इन्हें हम लेनदार कहते हैं। अगला आता है माल, गुड्स। वह वस्तु जिसमें व्यवसाय कारोबार करता है माल कहलाता है। हमारा जो व्यापार है, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, चाहे वह निर्मित का हो, चाहे वह निर्मित माल को बेचने का हो, चाहे सेवाएं देने का हो, तो जो भी हम जिस वस्तु में व्यापार कर रहे हैं वही वस्तु हमारे लिए माल होती है। जैसे कि फर्नीचर की दुकान है तो वहाँ जितना भी फर्नीचर होगा वह सारा का सारा फर्नीचर उस व्यवसाय के लिए माल होता है। अगला आता है लागत, कॉस्ट। किसी वस्तु या उत्पाद को तैयार करने में खर्च की गई राशि। लागत से हम पहले से वाकिफ हैं कि हम लागत उसी को कहेंगे किसी वस्तु को बनाने में या किसी उत्पाद को निर्मित करने में जितनी भी राशि खर्च होती है वो सारी की सारी राशि उस उत्पाद की लागत कहलाती है। अगला आता है रहतिया, स्टॉक। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम रहतिया या स्टॉक कहते हैं। अर्थात वर्ष के अंत में 31 मार्च को, वर्ष के अंत में 31 मार्च को जब हमारे पास में जो माल बिकने से रह गया, जो हम अगले वर्ष में बेचने के लिए काम में लेंगे, तो उस 31 मार्च को जितना भी बचा हुआ माल है उस बचे हुए माल को हम अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगला आता है क्रय, परचेज। व्यवसाय द्वारा विक्रय के उद्देश्य से नकद या उधार प्राप्त किए गए माल को क्रय कहते हैं। क्रय हम उसी वस्तु को कहेंगे जिसे हमने पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा हो। हालांकि हम संपत्ति भी खरीदते हैं, लेकिन संपत्तियां हम पुनः विक्रय के उद्देश्य से कभी नहीं खरीदते। उन संपत्तियों को हम या तो हमारे निजी प्रयोग के लिए काम में लेते हैं या फिर हम व्यापार में काम में लेते हैं, उन्हें वापस पुनः विक्रय नहीं किया जाता है, तो हम उसे क्रय नहीं कहते हैं, उन्हें संपत्ति ही कहा जाता है और उनका लेखा भी संपत्ति के नाम से ही होता है। जबकि हम यदि माल का क्रय करते हैं, जिनका हम वापस विक्रय करते हैं, पुनः विक्रय करते हैं, तो उन सारे माल को हम क्रय कहते हैं। अगला आता है विक्रय, सेल्स। विक्रय के लिए क्रय किए गए माल या उत्पादित किए गए माल को प्रतिफल के बदले में हस्तांतरण करना। अर्थात हमने जो भी माल खरीदा था, जिसका उद्देश्य पहले से तय था पुनः विक्रय करना, और जो माल हमने पुनः विक्रय कर दिया है, जिसके बदले में हमने कोई प्रतिफल प्राप्त कर लिया है और हमने उस वस्तु का हस्तांतरण कर दिया हो, तो उन वस्तुओं को हम विक्रय कहते हैं। अगला आता है लाभ, प्रॉफिट। व्ययों पर आय की आधिक्य को लाभ कहते हैं। अर्थात यदि हमारे व्यय हमारे लाभ से कम हैं, अर्थात हमारे लाभ अधिक हैं, तो जितनी भी हमारी लाभ की आधिक्यता है वह आधिक्यता हमारे लिए लाभ कहलाती है। अर्थात जितनी भी आय की आधिक्यता है वो आय की आधिक्यता हमारे लिए लाभ कहलाती है। हानि, लॉस। व्यय पर आय पर व्ययों का आधिक्य। अर्थात यदि हमारी जो आय हुई है, जितनी भी हमने इनकम की है, उनसे ज़्यादा यदि हमारे व्यय हो जाएं, तो व्ययों की आधिक्यता हमारे लिए हानि कहलाती है। अगला आता है अभिवृद्धि, गेन। व्यवसाय में आकस्मिक घटनाओं
या लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात अभिवृद्धि एक ऐसा लेन देन है जो व्यवसाय में निरंतर नहीं होता, एक आकस्मिक घटना घटित होने पर ही होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं पहले। तो वो घटना घटित होने पर व्यापार को यदि लाभ होता है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे स्थायी संपत्ति के बेचने से लाभ, अर्थात हमने स्थायी संपत्ति का पहले से लेखांकन कर दिया, उनके ऊपर मूल्यह्रास भी लगा दिया, और जिस मूल्य पर संपत्ति बिकनी चाहिए और उससे अधिक मूल्य पर यदि वो संपत्ति बिकती है तो जितनी अधिक राशि हमें प्राप्त हुई, जितना हमें लाभ हुआ, वह लाभ अभिवृद्धि कहलाता है। या फिर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाना, यदि हमने कोई संपत्ति है हमारे पास में पड़ी है और वह पुनः प्रचलन में हो जाती है, पुनः प्रचलित हो जाती है, पुनः चलन में आ जाती है और उनकी मांग बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, जबकि वास्तव में उसका मूल्य वर्तमान में कम है। तो ऐसी स्थिति में जो मूल्य बढ़ गया, जितना मूल्य बढ़ा, वह हमारे लिए अभिवृद्धि कहलाती है। या इसके अलावा न्यायालय में हमारा कोई मुकदमा चल रहा है और मुकदमे में हम यदि जीत जाते हैं तो जो भी लाभ होता है वह लाभ हमारे लिए अभिवृद्धि कहलाता है, और यह मुकदमा किसी भी विषय में हो सकता है। अगला आता है प्रमाणक, वाउचर। व्यावसायिक लेन देनों की सत्यता को दर्शाने वाला प्रलेख प्रमाणक कहलाता है। व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं उन सारे लेन देनों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हम व्यवसाय में जो भी प्रलेख काम में लेते हैं, जैसे कि भुगतान करने के लिए हम रसीद देते हैं, या फिर बैंक में राशि जमा करवाने पर जमा की पर्ची होती है, या चेक होता है, या हम माल बेचने पर बिल बना के देते हैं, तो ये सारे के सारे प्रपत्र वाउचर या प्रमाणक कहलाते हैं, जो कि जो भी लेन देन हुए हैं उन लेन देनों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। अगला आता है छूट, डिस्काउंट। व्यवसाय में ग्राहकों के लिए विक्रय मूल्य में की गई कटौती छूट कहलाती है। अर्थात व्यापार के स्वामी द्वारा ग्राहकों को विक्रय मूल्य में जो भी छूट दी जाती है, जो मूल्य विक्रय मूल्य कम कर दिया जाता है, उस कम की गई राशि को ही छूट कहा जाता है। ये छूट दो प्रकार की होती है, एक होता है नगद छूट और दूसरा होता है व्यापारिक छूट। यहाँ मैं नगद छूट और व्यापारिक छूट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि नगद छूट का आशय व्यापारी द्वारा जब उधार माल बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस उधार की राशि को जल्दी मंगवाने के लिए उस ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे हम नगद छूट कहते हैं। अगला आता है व्यापारिक छूट। जब व्यापारी द्वारा अपने विक्रय में वृद्धि करनी हो तो उसके लिए व्यापारिक संस्था के बाहर एक स्लिप लगाई जाती है कि 80% की भारी छूट, जो छूट सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए होती है। अर्थात इसका आशय हुआ कि ऐसी छूट जो विक्रय में वृद्धि करने के लिए दी जाती है उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। और ध्यान रहे कि व्यापारिक छूट का कभी लेखा नहीं होता है, जबकि नकद छूट का लेखा किया जाता है। अगला आता है लेन देन, ट्रांजैक्शन। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है लेन देन कहलाता है। दो या दो से अधिक इकाइयाँ, ये दो या दो से अधिक इकाइयाँ व्यापार और कर्मचारी अर्थात आंतरिक पक्षकार भी हो सकते हैं, या व्यापार और ग्राहक या बाह्य पक्षकार भी हो सकते हैं। तो जो भी इकाई है उन दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच में जो व्यवहार होता है, जो लेन देन होता है, जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, उन्हें हम लेन देन या ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगला आता है आहरण, ड्राइंग। स्वामी द्वारा व्यापार में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। अर्थात स्वामी द्वारा जब भी व्यापार में से अपने निजी प्रयोग के लिए, जैसे घर के खर्च के लिए या पुत्र के पढ़ाई की राशि, पढ़ाई का खर्च चुकाने के लिए, या पुत्री के विवाह के लिए नकद दुकान से निकाली जाए, या दुकान से कोई सामान का प्रयोग किया जाए, दुकान से किसी वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो वो जो राशि होती है या वो वस्तु होती है वह स्वामी के लिए निजी प्रयोग मानी जाती है, जिसे हम आहरण कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।